हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युक्त अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक। जो आपका टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक है आपका क्लास 8 का। कौन सी क्लास का है आपका? क्लास 8 का वायु तथा जल का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सभी जानते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन वायु में भी हो रहा है, मीन्स आपके एयर में भी हो रहा है और वाटर में भी हो रहा है। और आपको इतना तो पता ही है कि भाई जो वाटर जो है ये क्या है, जीवन का मूलभूत आधार है। इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। एंड इवन जो है वो वायु जो है, एयर जो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया जब तक हमें एयर नहीं मिलेगी, एयर में क्या प्रेजेंस होती है? ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें क्या हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि वायु और जो एयर जो है उसका प्रदूषण किस तरीके से होता है, मतलब पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। दे रखा है वायु। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम एयर के बारे में। अब देखो एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। वो गैसेस किस फॉर्म में होती है और कैसी होती है, कितना परसेंट गैसेस जो मात्रा है एयर में पाई जाती है वो क्या क्या होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन जो होती है 21% और 6% मतलब 1% जो कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अन्य गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण भी होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि खाली यही गैसेस प्रेजेंट हो, अदरवाइज आपके क्या होते हैं, बहुत सारे धूल के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको धूल के कण देखना है तो आप घर पे भी एक एग्जांपल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल क्या है, आप एक रूम में हो, ठीक है, वो रूम पूरा बंद है, इधर से थोड़ी सी जगह खाली है, तो यहाँ से जो सूरज की रोशनी जो आएगी उसमें दिखोगे कि आप बहुत सारे पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे बहुत ज्यादा धूल के कण जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम ध्यान नहीं देते, नॉर्मली हमें दिखते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण मीन एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके जो इफेक्ट है वो क्या क्या होते हैं, पढ़ने वाले हैं। देखा, जब हम वायु में अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषक कहलाते हैं। सभी को पता है कि देखो वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है। देखो, एयर में मछली क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए और अदर क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस प्रेजेंट होनी चाहिए। इन सारी गैसेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंस होती हैं। जब वो प्रेजेंस में ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण क्या दे रखा है, वाहनों से निकलने वाला धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। देखो, इसके लिए जो गवर्नमेंट जो होती है, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे कदम उठाती है। आप लोगों ने जरा सुना होगा, मैं आपको एक टॉपिक बता दूं, ओड या फिर E1 जो चला था। ओड इवन का मतलब क्या था? मीन्स जो ओड वाली गाड़ियां थी वो इस दिन चलेंगे, इवन वाली गाड़ियां इस दिन चलेंगी। गवर्नमेंट ऐसा एक सर्कुलर बनाती है, पर वो सर्कुलर थोड़े दिन तक चलता है, देन दोबारा से वही चीजें हो जाती है। ठीक है, जो कि प्रदूषण की मात्रा को रोकने के लिए करती है। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण के कारण। अब जो वायु प्रदूषण के कारण है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक कारण क्या थे। पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का फटना। अब ज्वालामुखी क्या क्या होता है, ज्वालामुखी का फटना किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। देखा, जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो वो नीचे से दबाव ऊपर आता है, इसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। देखो, जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या लगती है, वो पृथ्वी के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? नीचे। अगर आप जियोथर्मल से थोड़ा बहुत समझो, जियो से अगर आप एग्जाम्पल में अगर मानूं आपको, तो आप क्या समझोगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जब भी हम पढ़ते हैं तो भू का धरातल वगैरह, मतलब उसके नीचे का एरिया ज्यादा पढ़ते हैं, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आपको थोड़ा सा नॉन होगा, अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो तो इसकी तरफ, देखा जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं। जो जियोथर्मल जो एनर्जी है उसकी जो हीटिंग है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, अगर जैसे कि बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो जो नीचे की जो परत है, सतह है, जो हमारे नीचे की सतह है वो इतनी गर्म हो जाएगी जिसकी वजह से वो पत्थर पिघलने लगेंगे। और फिर जब पत्थर पिघल रहे हैं, नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो ऊपर से क्या होगा, जो पहाड़ है वो फटने लगेगा। जिस तरीके से वो फटेगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? बहुत सारा लावा निकलेगा। इसी से हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी दे रखा होगा। और अगला आपको दे रखा है वनों में आग। अब वनों में आग किस तरीके से लगती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वनों में आग लगना ये प्रकृति का कारण है। अगला क्या दे रखा है? वनों की अंधाधुंध कटाई। देखो भैया, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि
क्या कर रहा है, मानव क्या कर रहा है, वही क्या कर जा रहा है, अपने फ्लैट्स वगैरह बसाते जा रहा है, हम फ्लैट बना रहे हैं जिसकी वजह से बिल्डर्स को फायदा हो रहा है। एंड देखो फ्लैट का ये फायदा होता है कि आप क्या होता है, अगर आपके पास इतनी जमीन है, ठीक है, कुछ भी जमीन है, तो एक के ऊपर कई सारी फैमिलीज आप बसा सकते हो, तो ये फ्लैट का प्रॉफिट होता है, उनको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। तो फ्लैट बनाने के लिए नॉर्मली इसकी तरह से इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए वनों की अंदर कटाई हो रही है। मानवीय क्रियाकलाप, अब मानवीय क्रियाकलाप क्या होता है, देर का फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, तो फैक्ट्रियां जो होती हैं, देखो जहाँ फैक्ट्री होती है ना, वहाँ नियर बाय क्या होता है, आपको बसने का एरिया नहीं होता, मतलब वहाँ पे मानव कमी रहता है, सिर्फ वो फैक्ट्री का इलाका अलग से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, वो इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि बेटा जब फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, बहुत सारी डिजीज कॉज करता है, जो कि हमारी क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम वाली डिजीज होती है, जो कि क्या होती है, अस्थमा जिन लोगों को होता है। दे रखा है विद्युत संयंत्र, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नेक्स्ट दे रखा है वाहनों का धुआं, दे रखा है वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो क्या क्या निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करेगा। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। देखो पेट्रोल और डीजल, ठीक है, जब ये जलते हैं तो क्या निकलता है, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इससे क्या क्या होती है, दमा, खांसी, बच्चों में सांस के अराहत उत्पन्न हो जाती है, मतलब सांस लेने वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब कहीं भी धुआं आपको ज्यादा दिखता है तो आपको नॉर्मली ऐसा फील होने लगता है कि भैया हम यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे, तो वही चीजें होती है। अगला दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। दे रखा है ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए उद्योगों को सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। अगर आपको याद हो ताजमहल के बारे में, इस चैप्टर में बहुत अच्छा टॉपिक था एक, ताजमहल जो था, ताजमहल की जो नियर बाय जो फैक्ट्रीज थी उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो उसका जो पत्थर था, व्हाइट मार्बल था, वो येलो हो गया था, जो कि किसकी वजह से हुआ था, एसिड रेन की वजह से हुआ था। और वो एसिड रेन किसकी वजह से हुई थी, उसके नियर बाय, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका ताजमहल है, इसके आसपास क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है। इन फैक्ट्री से जैसे ही धुआं निकला, धुआं निकलने के बाद क्या करा उसने, ऊपर अपनी एक लेयर बना ली, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर बना ली, और जैसे ही लेयर ऊपर से बारिश जब पड़ी, वो लेयर जो है बारिश की बूंदों से टकराई, और बारिश की बूंदें जैसे ही ताजमहल पे पड़ी तो वो क्या हो गई, एसिड रेन हो गई। यहाँ पे तो देखो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स थे, पता नहीं फैक्ट्रीज में क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारे केमिकल्स जमा हो गए, बारिश की बूंदें पड़ी, केमिकल्स इससे बारिश की बूंदों से रिएक्ट करे, और जैसे ही वो ताजमहल पे पड़े तो ताजमहल क्या हो गया भैया, उसके ऊपर क्या पड़ गई, एसिड रेन पड़ गई। जब एसिड रेन पड़ी तो उससे क्या हो गया, उसका जो पत्थर था वो व्हाइट से क्या हो गया, येलो हो गया, और वो दोबारा से व्हाइट नहीं हो पाता, क्योंकि जो एसिड रेन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। इसी की वजह से जो ताजमहल की जो नियर बाय जो फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट ने उनको रखने के लिए वहां से मना कर दिया, और वहां से सारी फैक्ट्रीज जो थी वो खाली करा दी, क्योंकि भाई जो देश की धरोहर एक तरीके से कह सकते हैं वो खत्म होती जा रही थी, उसका जो नुकसान हो रहा था काफी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रखा है सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, सबको पता है। मानव क्रियाकलाप के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है, जिससे वह क्षेत्र घट रहा है, ठीक है, ये भी पता है, नॉर्मल सी चीजें हैं, CO2 क्या घट रही है, ठीक है, क्योंकि CO2 अगला हम पढ़ते हैं, दे रखा है वायुमंडल के औसत तापमान की निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसे विश्व का उष्ण कहते हैं। पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिमाण हो सकते हैं। हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्ण के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। देखो अगर आपने एक और टॉपिक, अगर मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, वो टॉपिक है आपका ग्लेशियर्स का। क्या है, ग्लेशियर्स। अब भाई ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स को अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ा है तो ग्लेशियर्स ये सारा ना, ये सारी जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी हमारी ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड। एंड ज्योग्राफी मेरे हिसाब से तो एसएसटी का सबसे आसान सब्जेक्ट मुझे ज्योग्राफी और एक सिविक्स ही लगता है, अदरवाइज हिस्ट्री तो मेरे को समझ में नहीं आता। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स क्या होता है, देखो ग्लेशियर्स वो होते थे, ग्लेशियर होते हैं जो बर्फ होती है, बर्फ के जो पहाड़ बन जाते थे उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं उन्हें, ग्लेशियर। वो जो ग्लेशियर है जो करोड़ों सालों से भैया ऐसे के ऐसे जमे हुए हैं, लेकिन हीटिंग की इफेक्ट से वो ग्लेशियर इतना, मतलब हीटिंग इतनी हो चुकी है, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि अंदर से जो जियोथर्मल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से जो करोड़ों साल से जो ग्लेशियर जमे हुए थे वो क्या हो गए, पिघलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जब वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लेशियर्स पिघलने के बाद क्या होगा कि भाई वो बाढ़ आएगी आसपास के एरिया में, पूरे के पूरे मतलब पानी की जब मात्रा हो जाएगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बाढ़, ठीक है। वो बाढ़ आएगी और वो किसको नुकसान करेगी, उसका कोई
देख नहीं सकता कि वो कितना नुकसान कर सकती है। फिर का दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर, ये सभी को पता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर क्या है, दिल्ली है, ठीक है, लेकिन लोगों को तब भी दिल्ली अच्छा लगता है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं, जल जीवन के लिए आवश्यक है। सबको पता है कि जल क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि भाई हम लोग कोई भी काम क्या होता है हम पानी के बिना नहीं कर सकते, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, अदरवाइज जितने भी सारे काम है हमारे लिए पानी से ही सारे पूरे होते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यहाँ पे दिखा भी रहा है पानी से जो भी काम हो रहा है, इनका खेत की सिंचाई भी हो रही है, अच्छे तरीके से इंसान नहा भी रहा है, ये पूरा दिखा भी रहा है। अब इनका जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भाई जल भी तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होगा। जल कहाँ से प्राप्त होगा, नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप से, कहाँ से प्राप्त होता है, इन सब जगहों से हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, मतलब वाटर मिलता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जल के बारे में कि अब जल है क्या, कितना परसेंट बचा है, कितना इसका प्रदूषण हो चुका है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर का जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग पर जल से ढका हुआ है। देखो 3% पर जल तो है, पर वो पानी पीने लायक नहीं है, वो क्या है, समुद्र से खारा पानी है, उसमें से कुछ 0 पॉइंट कुछ मान के चलते हैं हम लोग, जो कि पीने लायक पानी है, अदरवाइज तो सारा खारा पानी है, वो यूज के लायक नहीं है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अलवणीय जल 3% ही है, बर्फ के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, नदियों, झीलों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भूमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि बात मैंने आपको बोली थी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में, मतलब वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तेरे का जल विवाहित मल, विषैले रसायन आदि से हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि मैंने ताजमहल वाला एग्जांपल लिया, अगर आप थोड़ा सा आगरा गए हो तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे से जो नदी जा रही है, वो नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है वो नदी, यमुना नदी उसके पीछे से जा रही है। तो देखो वहां नियर बाय फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज क्या हो रही थी, अपना जो सारा कूड़ा कचरा था वो यमुना नदी में बहा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, यमुना नदी भी पॉल्यूशित होती जा रही थी। ठीक है, मतलब वो भी प्रदूषित होती जा रही थी। अब वहां से हटने से, फैक्ट्रीज वगैरह का हटने से क्या हो गया, जो यमुना नदी है वो भी थोड़ी बहुत साफ होगी। तेरे का जल कैसे प्रदूषित होता है, अब जल कैसे प्रदूषित होता है सबको पता है। औद्योगिक कूड़ा, औद्योगिक कचरे के सबसे विनाशकारी प्रभाव में से जल एक प्रदूषण है। कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, जो कि हानिकारक रसायनों के संपर्क में आता है। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाना, कचरा फेंकना, ये सारी चीजें, मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो शव होता है, मतलब मरे हुए जो जीव होते हैं, मानव जो होता है, वो क्या करते हैं, उसको ना पानी में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडीज का जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है वो पानी में मिल जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव, ठीक है, एसिड रेन, एसिड की बारिश ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, कि जो क्या हो रही है, वो पृथ्वी को बाहर से हीट कर रही है, क्या कर रही है, ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, 1985 में नदियों को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना शुरू हुआ था, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, गंगा कार्य परियोजना, जो कि आपका एसएसटी का एक टॉपिक है, जो कि है आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, WWF विश्वव्यापी कोष ने बताया है कि संसार की 10 नदियों का अस्तित्व खतरे में है। जो 10 नदियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि उनका जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। जैसे मैंने यमुना नदी बताया, एक नदी तो मुझे पता है, यमुना नदी दिल्ली से बहती है, और दिल्ली तो आपने पढ़ा ही है कि क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित राज्य में से घोषित किया जा गया है, तो इसमें से भी ये नदी भी प्रदूषित में होगी। ठीक है, जल संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। देर का जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरते, जिससे जल व्यर्थ ना हो। पानी का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए पानी को शुद्ध और स्वच्छ रखता है। जल संरक्षण का अर्थ है कि हमारे पानी की आपूर्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना और जिम्मेदार होना। हमारी जल आपूर्ति को सुरक्षित और शुद्ध रखने से आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की रक्षा होगी। ठीक है, अब जल की बचत किस तरीके से की जाएगी, जल की बचत भी देख लेते हैं। देखो जल की बचत हम किस तरीके से करेंगे, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा। पुनः प्राप्त करना, उपयोग ना करना, मतलब जब आपको जरूरत ही नहीं है पानी उपयोग करने की तो उसको ज्यादा उपयोग ना करें। ठीक है, यह देखो पानी का डायग्राम भी दे रखा है आपको,
पानी को बचाएं, उसको कोई भी टैप खुल रही है नॉर्मल सी बात है, अगर आप पानी ऐसे ही बह रहा है तो आप लोग घर में कोई भी टैप ऐसे खुला हुआ है तो उस टैप को बंद कर दो, जिससे क्या होगा, पानी प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, ये सबको चीजें करनी चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसे यूज कर सकता है तो वो यूज करे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में बता देती हूँ, जो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को धोते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स धोने के बाद जो उसका जो पानी होता है, अगर हम उसको दोबारा पौधों में लगा दें तो उससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज नहीं होगा। अदरवाइज हम इस पानी को दोबारा से ऐसे ही नाली में फेंक दे तो इसका वेस्टेज हो जाएगा। अगर इसे दोबारा गमलों में लगा दे तो पानी की बचत होगी, जो पानी हम यहाँ लगाने वाले थे, जो पानी हम यहाँ फेंकने वाले थे, हमने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पानी की बचत कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा यूज मत करो। वो क्या है, बहुत ज्यादा एकदम प्रीशियस अमाउंट है। ठीक है, गोल्ड डायमंड से भी प्रीशियस है। ठीक है, अगला ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर था आपका था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आगे की ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।